बच्चों, मैं सुनील कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान पढ़ाई पर भी लगा रहे होंगे। बच्चों, मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर से सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 के तहत जो प्रकरण था वह था कृषि। यह पाठ 4 है। 4 जो कृषि है, इससे संबंधित 2 वीडियो प्रस्तुत करना था। पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने कृषि एवं उसके प्रमुख प्रकार, शस्य प्रारूप और कुछ प्रमुख फसलों जैसे धान, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी के बारे में पढ़े थे। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वह पूरा कार्य कंप्लीट कर लिए होंगे। आज के वीडियो में जो शेष फसलें बच गई थी उनमें रेशेदार फसलें, कृषि की प्रमुख समस्याएं, संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी सुधार, भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान और कुछ परोक्षोपयोगी प्रश्न जो इस पाठ से परीक्षा संबंधी प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों, बात करते हैं हम लोग रेशेदार फसलों के बारे में। रेशेदार फसलें वे फसलें हैं जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। रेशा विभिन्न उद्योगों में, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, जूट उद्योग हुआ, गलीचे का उद्योग हुआ, तो इनमें इसका उपयोग होता है कपड़ा बनाने के लिए। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं रेशेदार फसलों में। इनमें जो प्रमुख फसलें हैं उनमें कपास, जूट, सन और रेशम। बच्चों, ये जो रेशे की प्रमुख फसलें हैं या प्रमुख ग्रुप हैं वह कपास से प्राप्त होता है, जूट से और सन से और रेशम से प्राप्त होता है। यह जो है पौधों से प्राप्त होता है। कपास, जूट और सन पौधों से प्राप्त होता है और रेशम यह कीट से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम के कीट को अर्जुन या शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है और उससे प्राप्त कोकून जो होता है उससे रेशम तैयार किया जाता है। बच्चों, यह जो इसमें प्रमुख रेशेदार फसल है उसमें है कपास। कपास भारत की मूल पौधा है, अर्थात जो कपास की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है कि भारत से उत्पत्ति हुई और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ कपास के साक्ष्य मिले हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल प्राप्त करता है। इसको उगाने के लिए काली मिट्टी, उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। भारत कपास उत्पादन में तीसरे स्थान पर है विश्व में। भारत में मुख्य रूप से जो कपास उत्पादन होता है वह दक्कन के पठार जो लावा का क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और कुछ पंजाब के भागों में पैदा किया जाता है। बच्चों, ध्यान रखिए, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। किस राज्य में, तो राज्य में देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये कुछ कपास उत्पादक राज्य हैं। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं जूट का। जूट जिसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं,
इसकी खेती के लिए बाढ़ के मैदान और जल निकासी वाली उर्वरा मिट्टी उपयुक्त होती है। सामान्यतः जहाँ बाढ़ का क्षेत्र है वह काफ़ी उर्वरा होती है, और अगर जल निकासी की व्यवस्था है तो वहाँ पे जूट की फसलें उगाई जाती हैं। इसके लिए उच्च तापमान, पर्याप्त जल और सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। बच्चों जो पौधा तैयार होता है इसमें खेती का, उसको पानी में चढ़ाया जाता है और उसके बाद उससे रेशा प्राप्त करते हैं। तो इस काम में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है। भारत के पश्चिम बंगाल की ये जो नदी घाटी है, पश्चिम बंगाल, झारखंड में दामोदर घाटी में, और बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में भी कुछ जूट के पौधे उगाए जाते हैं। जूट का उपयोग बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, टाट बनाने में, गलीचे बनाने में किया जाता है। बच्चों, आगे जो बिंदु है वह है कृषि की प्रमुख समस्याएं। कृषि की प्रमुख समस्याएं। भारत एक विकासशील देश है जहां तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था को विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो भी अपनी आप समस्याएं कृषि की हैं उसको अगर ध्यान दिया जाए एक एक करके, तो इनमें जो प्रमुख समस्याएं हैं वह पहला जो समस्या है वह है गैर कृषकों का कृषि योग्य भूमि पर अधिकार। गैर कृषकों का कृषि योग्य भूमि पर अधिकार। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि कार्य नहीं करते हैं, या तो उसे छोड़ देते हैं या किसी को पट्टे पर दे देते हैं, तो वो उस हिसाब से उसमें काम नहीं हो पाता है। तो गैर कृषकों का कृषि योग्य भूमि पर अधिकार जाता है। और आज़ादी के बाद या कुछ ऐसे जगहों में कुछ ऐसे जमींदार आए हुए जिनके पास काफ़ी बड़े पैमाने पे जमीन है और वह साल में एक फसल ही उगाते हैं, शेष समय में वो फसलों को नहीं उगा पाते क्योंकि उनकी उतनी रुचि नहीं होती है और उतना वो पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते खेती में। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वह है भूजोतों का छोटा आकार। बच्चों, यह जो समस्या है यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में जो उत्तराधिकार कानून के तहत जमीन का जो बंटवारा हो जाता है, इसे जमीन के और छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, जिससे लागत खेती में लागत बढ़ती जा रही है और बड़े यंत्रों का जो उपयोग जो है इसमें सुविधाजनक नहीं होता। बच्चों, भारतीय कृषि की जो तीसरी प्रमुख समस्या है वह भारतीय कृषि का परंपरागत स्वरूप। आज भी भारतीय कृषक परंपरागत ढंग से खेती करता है। वह अपने आप को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से तकनीकी खेती के रूप में अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा, जिससे उसे खेती करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी लागत अधिक होती है और उसे लाभ कम मिलता है। जो उन्नतशील खेती है, उन्नत तरीका खेती का है, भूमि का परीक्षण करके, भूमि मृदा परीक्षण करके उसके अनुरूप खाद की व्यवस्था करना, अन्य जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको खेतों में डालने की व्यवस्था करना। किंतु इस तरह का भारतीय किसान अपने आप को करने में सक्षम नहीं पाता है। तो कहने का आशय है कि भारतीय किसान
आज भी परंपरागत ढंग से खेती करता है। इसके बाद जो अगली समस्या है भारतीय कृषि की, वह सिंचाई के साधनों का अभाव। आज भी भारतीय कृषकों के पास जो खेतों में सिंचाई की जो व्यवस्था है वह असमान रूप से है। कहीं पे सिंचाई की प्रचुर व्यवस्था है तो कहीं पे सिंचाई के साधनों का काफी अभाव है। जैसे जिन भागों में भूमिगत जल सुलभ है वहाँ पे बड़े पैमाने पर नलकूपों का विकास किया गया है, वहाँ पे सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। किसान वर्ष में कई फसलों का उत्पादन करता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ वर्षा ही सिंचाई का साधन है वहाँ पे सिंचाई के साधन का विकास नहीं हुआ है, जिससे वहाँ पे वर्ष में कम फसलों का उत्पादन हो पाता है। उन फसलों की उत्पादकता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगली बच्चों जो बिंदु है वह है वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय किसान जो है वह मानसून से बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। वर्षा कभी कम समय में बहुत अधिक हो जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या आती है, फसलें जल भराव के कारण डूब जाती हैं, और कभी अनावृष्टि अर्थात कम वर्षा से सूखा की समस्या आती है, जिससे भी फसलें सूखने लगती है क्योंकि उनको प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगली जो बिंदु है वो है कृषि की निम्न उत्पादकता। चूंकि भारतीय कृषि परंपरागत ढंग से खेती करता है, परंपरागत बीजों का प्रयोग कर पाता है, इसलिए उसके फसलों की उत्पादकता जो है कम है। वह कम क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र विशेष होता है उसमें उस हिसाब से अधिक फसल का उत्पादन नहीं कर पाता है जितना विश्व के अन्य देशों में होता है। विश्व के अन्य देशों में जो चावल है, गेहूँ है, दलहन है, गन्ना है, उनकी उत्पादकता काफी है भारत की तुलना में। तो भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्या है वह फसलों की निम्न उत्पादकता। इसके बाद जो अगला कृषि की जो प्रमुख समस्या है वह है वित्त का। बच्चों जो भारतीय किसान है वह छोटा है, सीमांत कृषक है, जमीन का कम भाग है, वह जितना वर्ष में उत्पादन करता है उससे अपने वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। इस कारण जब खेती का समय आता है, जब उसमें खेती में निवेश करने की आवश्यकता होती है तो उसके पास उस समय धन के अभाव हो जाता है, जिससे वह उस समय जो समय आवश्यकता होती है, जो फसल की मांग होती है उसके अनुरूप न बीज दे पाता है, न खाद दे पाता है, न उसकी सिंचाई कर पाता है या देखभाल करने के लिए धन का अभाव होता है। तो कहने का मतलब वित्त का अभाव। अगर वित्त की व्यवस्था की जाए तो भारतीय किसानों की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो सकती है। अगला जो बिंदु है वह सरकारी नीतियों का उचित क्रियान्वयन न होना। बच्चों जो भारत में सरकारी नीतियां बनती हैं, एक तो बनने में देरी, दूसरी समुचित मात्रा में न बनना, और तीसरा जो बनती है वह धरातल तक क्रियान्वयन नहीं हो पाता। विभागों की लापरवाही के कारण जो प्रोग्राम संचालित होते हैं उनका लाभ जनता तक नहीं मिल पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषक आज भी इन समस्याओं से, इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं से ग्रसित है, और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं कराया जा सकता है, नहीं कराया जाएगा, जब तक भारतीय किसान जो और भारतीय कृषि जो है वह घाटे का सौदा बना रहेगा। बच्चों जो अगला बिंदु है वह है संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी सुधार। संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी सुधार। संस्थागत सुधार के मतलब संस्थागत सुधार, इसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन, बच्चों 1951 में एक कानून लाया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून। इसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जमींदारी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब सरकार और जनता के बीच ये जो जमींदार बिचौलिए थे इनका खात्मा हो गया।
अब जनता का अर्थात किसान का सीधे सरकार से जुड़ा हुआ साबित हो गया। सरकार को जनता लगान देने लगी और सरकार विभिन्न माध्यमों से जो सरकारी जमीन था उसको पट्टा के रूप में किसानों को देने लगा। उसका मालिकाना हक किसानों को, भूमिहीनों को दिया गया। बच्चों, जो अगला बिंदु है सुधार में वह है चकबंदी। चकबंदी कानून, इसके तहत एक गांव के छोटे छोटे भूजोतों को बड़े भूजोतों में परिवर्तित किया गया। छोटे छोटे भूजोतों को बड़े भूभागों में परिवर्तन करने की जो सरकारी प्रक्रिया थी उसे चकबंदी का नाम दिया गया। बच्चों, मान लीजिए कोई गांव है जिसमें एक व्यक्ति है, उसके पास ये 4 जमीन के टुकड़े हैं। अब चकबंदी के माध्यम से, चकबंदी के द्वारा इन्हें एक बड़े गांव में, बड़े जगह में, बड़े क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब जो कई टुकड़े थे वो एक जगह इकट्ठा हो गया। इससे किसान, जो एक किसान था, इसको एक बड़ा क्षेत्र मिल गया। इसमें जो कृषि उपकरणों का प्रयोग था आसान हो गया। इससे अब एक जगह जमीन हो गया तो उसकी देखभाल करनी, उसकी रखरखाव और फसल करने में सुविधा हो गया। इससे उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और उसको उत्पादन लागत में कमी आई। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं प्रौद्योगिकी सुधार की। प्रौद्योगिकी सुधार एक ऐसा सुधार जिसमें तकनीकी के माध्यम से प्रौद्योगिकी सुधार, तकनीकी के माध्यम से सुधार जिससे कि कृषि में उत्पादकता बढ़े, किसानों की आय बढ़े। इसके लिए उन्नतशील बीज, उन्नतशील बीजों का प्रयोग, उन्नतशील बीजों के बढ़ावा देने के लिए, इसके रिसर्च के लिए, इसके खोज के लिए, अनुसंधान के लिए अनेक कृषि संस्थानों की स्थापना की गई। सरकार द्वारा उसका प्रोत्साहन दिया गया। अनेक जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई और जिससे जो बीज या जो फसल बनाया गया, नया फसल जो पैदा किया गया, इस फसल को किसानों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया, प्रचार प्रसार किया गया और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला जो बिंदु है वह है कृषि यंत्रों का निर्माण। कृषि यंत्रों का विकास किया गया। बड़े पैमाने पर इन यंत्रों के प्रयोग के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिया गया, छूट दिया गया। जैसे ट्रैक्टर हुआ, कल्टीवेटर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, इस तरह के कृषि उपकरणों के बल पर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। बच्चों, जो इसके बाद अगला तकनीकी सुधार था वह उर्वरकों या रसायनों की मात्रा में वृद्धि।
खेतों में बड़े पैमाने पर रसायनों के प्रयोग, जिसमें रसायन उर्वरकों, कीटनाशकों, जैवनाशकों के रिसर्च का प्रयास किया गया और रिसर्च से जो परिणाम सामने आए, जो उत्पाद तैयार हुए, उनको खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जो अगला बिंदु है वह है बीमा। फसल बीमा को बढ़ावा दिया गया। बच्चों, आप लोग बीमा का नाम सुने होंगे, जैसे जीवन बीमा होता है, गाड़ी की बीमा होती है, उसी तरह फसल के बीमा को प्रोत्साहित किया गया ताकि किसी आपदा के समय फसल की जो क्षति हो, किसानों को जो नुकसान हो, उसकी भरपाई बीमा के माध्यम से किया जा सके। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार किया और किसानों को प्रोत्साहित किया। इसके बाद है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, केसीसी। बच्चों, केसीसी की व्यवस्था किया गया ताकि किसानों को फसल की मौसम में वित्त की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार ने बैंकों के माध्यम से कम ब्याज पर किसानों को वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। बच्चों, एक तो कुछ प्रौद्योगिकी सुधार हुए। इसके बाद बात करते हैं भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन की। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन। बच्चों, जो महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की अवधारणा था, ग्राम स्वराज अर्थात ग्रामीणों को लगे कि देश जब आजाद हुआ तो हमें स्वराज मिला और स्वराज का मतलब अपना राज्य हो गया। अब अपना राज्य एक मजदूर को कब मिलेगा? जब उसे अपना काम मिले। एक किसान को कब अपना राज्य का अनुभव होगा? जब उसे खेत का मालिकाना हक मिले। तो इसके लिए भूदान एवं ग्रामदान का पूरे देश में आह्वान किया गया। लोगों को, जमींदारों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो अपने भूमि से कुछ हिस्सा, या अगर कई गांव के मालिक हैं तो कुछ गांव को वो दान के रूप में दें। इसके लिए विनोबा भावे जी ने पूरे देश में लोगों को आह्वान किया। कुछ जमींदार से लेकर जो अधिकतम भूजोत सीमा थी उससे बचने के लिए कुछ जमीन का दान दिए, और कुछ जमींदार ऐसे जिनके पास कई गांव थी वो उसमें से अपने कुछ गांव को दान कर दिया। इससे बड़े पैमाने पर भूमि सरकार के पास आई और सरकार ने इन सभी भूमि का उचित लोगों में पट्टा कर दिया, जिससे भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध हुआ और गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन कानूनों का, नियमों का अनुपालन नहीं किया। इससे बचने का अनेक उपाय किए। बच्चों, अब आगे बात करते हैं कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। बच्चों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर कृषि सक्षम है, किसान सक्षम है, कृषि उन्नत अवस्था में है, कृषि में उत्पादकता बढ़ती है, तो इससे किसान, जो देश की आधी से अधिक आबादी है, वह सक्षम होगी। जब देश की आधी से अधिक आबादी सक्षम होगी तो उनको रोजगार, उनका क्रय शक्ति बढ़ेगा, कृषि आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर हम बात करें योगदान की, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो अगर रोजगार के क्षेत्र में देखें तो आज भी लगभग 52% रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। देश की आय का लगभग 18% सकल आय का 18%
कृषि से प्राप्त होता है। अगर के 52% जो लोग हैं जिनको खेती से रोजगार मिलता है, अगर ये आर्थिक रूप से सक्षम है, तो अन्य दूसरे औद्योगिक जो उत्पाद हैं उनके लिए बहुत बड़े उत्पादों के क्रेता के रूप में उपभोक्ता मिलेंगे। मतलब जो अन्य औद्योगिक उत्पाद हैं, उपभोक्ता उत्पाद हैं, चाहे वो वस्त्र उद्योग है या दूसरे उपकरणों के लिए या दूसरे अन्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर क्रेता जो मिलेंगे, वो हम कृषकों के द्वारा या कृषकों के बीच से या कृषि करने वालों के रूप में होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बच्चों, जो 1991 के बाद देश में वैश्वीकरण शुरू हुआ, उससे भारतीय कृषि भी अछूता नहीं है। आज जो भारतीय किसान हैं वह अपने को वैश्विक बाजार में वैश्विक उत्पादों से स्पर्धा करने में सक्षम नहीं प्राप्त होते, कारण कि वहाँ की सरकारें बड़े पैमाने पर अपने किसानों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध कराती है। भारतीय किसानों को इस तरह की सहायता सुलभ नहीं है। बच्चों, जो भारतीय कृषि है आज दो राह पर। भारतीय किसानों के समक्ष यह समस्या है कि वे परंपरागत ढंग से खेती करे, जैविक खेती करे या बायोटिक खेती करे। बच्चों, जो हरित क्रांति में लंबे चौड़े वादे किए गए थे कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से या अन्य उन्नतशील बीजों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ेगी, आज उत्पादकता में गिरावट आई है। जो और दूसरा जो हरित क्रांति का प्रभाव है वह कुछ ही फसलों तक सीमित रहा, विशेष रूप से गेहूं और चावल। दलहन में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, तिलहन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो दूसरे जो रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के अधिक साधनों का प्रयोग किया गया। इससे जो कृषि की भूमि का है वो न्यूनीकरण हुआ, अर्थात जो कृषि की भूमि है, कृषि जो भूमि है उसकी उत्पादकता है उसमें गिरावट है। साथ ही जो जेनेटिक या जैविक खेती की बात की जा रही है वह बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा उपयोग में लाया जाना संभव नहीं है। बच्चों, अब हम देखें तो इस पाठ्यक्रम में हम लोग अब तक कृषि एवं उसके प्रकार, शस्य प्रारूप, प्रमुख फसलें, कृषि की प्रमुख समस्याएं, संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी सुधार, गोदाम ग्रामोद्यान आंदोलन, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब जो परीक्षा में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों में रेशेदार, प्रमुख रेशेदार फसलें, परीक्षोपयोगी प्रश्न, रेशेदार फसलें
कृषि की प्रमुख समस्याएं, बच्चों ये जो कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु 2020 की बोर्ड परीक्षा में इससे 6 नंबर के भी प्रश्न आए थे, किसी पेपर सेट में 3 नंबर के भी प्रश्न आए थे, इसलिए इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हो सकता है इसे न आए और हो सकता है आ भी जाए। तो अगर आगे अगला जो प्रश्न इससे बनेगा वो होगा चकबंदी क्या है, जमींदारी उन्मूलन क्या है, प्रौद्योगिकी सुधार क्या है, भूदान आंदोलन से भी प्रश्न आ सकते हैं। और जो बड़ा प्रश्न होगा वह कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, इससे बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं 6 नंबर में भी और 3 नंबर से। तो बच्चों हमें आशा है कि इन दोनों वीडियो से कृषि संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे या बनते हैं वे पूरे कवर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।